ने मुनि संत का किया दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने विधानसभा में पारित हुए प्रस्तावों की जानकारी दी है और कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि आज विधानसभा सत्र में 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के बजट को पारित किया गया है, जिसमें खेल स्टेडियम और गीता भवन बनाने के लिए विशेष राशि निर्धारित की गई है। सीएम ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 100 से भी अधिक योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा है, जो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में लागू की जाएगी। गुड़ी पड़वा पर्व पर भी सीएम ने चर्चा की और कहा कि इस बार ये पर्व प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा, खासकर उज्जैन नगरी में, जो कि तिथि गणना और काल गणना का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा सीएम ने इंदौर में होने वाली प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी है, जिसमें शूटिंग स्पर्धा और वीर सावरकर प्रतिमा का अनावरण शामिल है। उन्होंने वीर सावरकर के जीवन और उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया है। आपको बताते चले कि इंदौर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। सीएम ने विधानसभा सत्र की जानकारी भी दी है। प्रदेश की योजनाओं पर भी यहां पर चर्चा की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने विधानसभा में पारित हुए प्रस्तावों की भी जानकारी दी है। हमारी सरकार विरासत से विकास के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए हमारी सारी प्राचीन परंपराएं उन निभाते हुए विकास के नए नए कीर्तिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज विधानसभा का सत्र का अवसान हुआ और स्थगित होने के बाद पहली बार हमारा सत्र भी पूरे समय चला, विस्तार से चर्चाएं भी हुई और आज तक का सबसे बड़ा विकास का बजट 4,21,000 करोड़ का ये पारित भी हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता भवन से लगा करके सभी प्रकार की सभी विधानसभाओं में खेल स्टेडियम से लेकर सारे बड़े बड़े कामों का हमने पर्याप्त धनराशि रखी। कई सारी 100 से ज्यादा नई योजनाओं को लागू करने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। एक खास बात हम सबके बीच में आने वाले समय में गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आज कैबिनेट के समय हमने न केवल अपने विक्रमादित्य काल के ध्वज का लोकार्पण किया, बल्कि गुड़ी पड़वा की विशेषताओं को जोड़ करके उनके अंदर की कई सारी बातों को, जैसे ये काल गणना का समय का भी दिन है, अर्थात हमारी जितने भी हिंदू धर्म के तीज त्योहार मनाए जाते हैं उसमें तिथि परंपरा से भविष्य के त्योहारों की गणना होती है। तो स्वाभाविक रूप से तिथि की गणना की शुद्धता के लिए जब तक उस पर बात नहीं होगी तब तक आगे के तीज त्योहार की तिथियां तय नहीं होती। ऐसे में समय गणना का सबसे सूक्ष्म केंद्र इस नाते से ये अवंतिका नगरी मध्य प्रदेश में उज्जैन में है और हम सब गुड़ी पड़वा को एक तरह से वर्ष का पहला दिन, प्रारंभिक दिन मानते हैं। तो जब पहली तिथि होती तो हमारे तीज त्योहारों की गणना शुद्ध होती है। यह हमारे प्राचीन गणितीय सिद्धांत का भी परिप्रदन करता है और पंचांग का अनुवर्तन करने की दृष्टि से भी महत्व की चीज है। मेरी अपनी ओर से गुड़ी पड़वा पे आह्वान किया गया पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा धूमधाम से मनाई जाए। सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले पूरे देश और दुनिया के अंदर सुशासन की नई मिसाल कायम की, नवरत्नों की मालिका के भरोसे से सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना की। ऐसे में विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के दिन के अवसर पर वर्ष प्रतिपदा का दिन ये अद्वितीय दिन होता है। मेरी अपनी ओर से आगामी गुड़ी पड़वा की भी बधाई और पूरे प्रदेश के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण अलग अलग स्थान पर माननीय सांसद विधायकों के साथ वर्ष का ये पहला दिन आनंद से मनाएंगे। आने वाला नया वर्ष मंगलमय हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। हाँ, मैंने निमंत्रण दिया है। मैं मान के चलता हूँ कि सारे स्वनामधन्य जितने गणमान्य अतिथि है, जितने अच्छे से कार्यक्रम में शामिल होते, अच्छी बात है। मैं आज वीर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण के साथ यहाँ अपनी भारतीय पुलिस की निशानेबाजी की स्पर्धा का शुभारंभ करने भी आया और उम्मीद करूंगा खेलों के माध्यम से, खासकर निशानेबाजी से कई प्रकार के अभी मेडल भी हमको हर स्पर्धा में मिले हैं
और मध्य प्रदेश और देश इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण भी मैं करने जा रहा हूँ। वीर सावरकर वो व्यक्ति है जिनने अपने जीवन में सच्चे अर्थों में 1857 के उस क्रांतिकारी के समय को पुनर्परिभाषित करते हुए उस गोल्डन टाइम को सबके सामने लाए। एक बार नहीं, दो बार काले पानी की सजा भुगतने के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का मार्गदर्शन किया। अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में बड़ा योगदान रहा उनका। ऐसे वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे अत्यंत आनंद भी है और मैं मान के चलता हूं कि उनके इतिहास में दिए गए इस योगदान को बाकी सब लोग भी ठीक से समझे, देखे, जाने। तो वहीं बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र पश्चिम लाजी सामान्य वन मंडल ने जंगलों में आग से बचाव के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली है। इस रैली का आयोजन वन परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर के नेतृत्व में किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को जंगलों में आग लगने से बचाने के लिए जागरूक करना था। खासकर गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नेहा घोड़ेश्वर ने परिक्षेत्र के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान की रूपरेखा बनाई। इसके बाद में बाइक रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने जंगलों में आग की रोकथाम के लिए आम जनता को संदेश दिया है। रैली के दौरान महुआ चुनने वालों को आग से बचने की सलाह भी दी और जनता को निर्देश दिया है कि यदि जंगल में कहीं भी आग लगे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। यह अभियान जंगलों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। आपको बताते चलें कि बालाघाट में जागरूकता रैली निकाली गई है और यहां पर नेहा घोड़ेश्वर ने इस अभियान की शुरुआत की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने बाइकों से बैठकर लोगों को जागरूक किया है। दरअसल जंगलों में आग से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं और इस दौरान लोगों को भी जागरूक करने का इस बार काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आग के मामले भी बढ़ते हैं, जिसको देखते हुए रैली का उद्देश्य आमजन को जंगलों में आग लगने के प्रति जागरूक करना रहा। सोनकक्ष में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में आपको बताते चलें कि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विजन डॉक्यूमेंट में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके तहत जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को आपको बताते चलें कि पुष्पगिरी से हुई है, जिसमें इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे हैं। महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारतवर्ष 2047 तक विकसित देशों में अग्रणी बने और मध्य प्रदेश इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय बोझ कम होगा। इससे संसाधनों की बचत होगी, जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित किया जा सकेगा। महापौर ने बताया कि 1952 से 1967 तक के एक साथ चुनाव कराए गए थे, जो कि इस पहल की व्यवहार्यता को दर्शाता है। कच्छ के प्रबुद्ध जनों के बीच विकास, मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास और वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोनकच्छ के लोग बहुत विकासशील, बड़ी सोच के साथ अपने शहर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी में वन नेशन वन इलेक्शन, जो आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, देश का संसाधन, पैसे, समय और आचार संहिता में जो डेवलपमेंट अवरुद्ध होता है, उस सबको रोकने के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में रखा है। मुझे लगता है कि सोनकच्छ से भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा समर्थन उनको मिलेगा। धनोरा के ग्राम झरना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है और मन को शांति मिलती है। ये कथा भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल देती है। कथा में भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर हृदय में भक्ति का उदय होता है और जीवन में सुधार आता है।
साथ ही श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन हर गांव में होना चाहिए ताकि लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। कथा के दौरान सुमन जी महाराज ने गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंगों को भी साझा किया और बताया कि इस कथा का 7 दिनों में चिंतन करना आवश्यक है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील नेमा, पप्पू नेमा, संतोष यादव और अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। मनावर में भगवान ऋषभदेव जी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के 3 शिष्यों के सानिध्य में भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन हुआ है। इस धार्मिक आयोजन में जैन समाज ने आचार्य और उनके शिष्यों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया है। मुनि श्री प्रशम सागर जी, प्रडुता सागर जी, सामदेव सागर जी और साथ ही मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में स्वर्ग की खोज करने से पहले हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहिए। उन्होंने पूजा विधान की महिमा को बताते हुए कहा कि इससे विचारों में निर्मलता आती है, उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इस मौके पर पार्श्वनाथ में विश्व मंगल की कामना के लिए भक्तामर महामंडल विधान भावपूर्वक संपन्न हुआ है और सुबह भगवान का अभिषेक, शांति धारा और प्रवचन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित नगर के श्रद्धालु भी उपस्थित रहे और मुनि संत के दर्शन पर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपको बताते चलें कि मनावर में भक्तमार महामंडल विधान आयोजित किया गया और भगवान का अभिषेक और प्रवचन का आयोजन हुआ, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुनि संत का दर्शन भी किया। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस धार्मिक आयोजन में जैन समाज ने आचार्य और उनके शिष्यों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि स्वर्ग की खोज करने से पहले हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहिए। उन्होंने पूजा विधान की महिमा को बताते हुए कहा, इससे विचारों में निर्मलता आती है और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। इस मौके पर पार्श्वनाथ में विश्व मंगल की कामना के लिए भक्तमर महामंडल विधान भावपूर्वक संपन्न हुआ है। मनावर के अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार सीमेंट वर्क्स के CSR विभाग द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग पर आयोजित की गई है, जिसमें 94 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। यह आयोजन संस्थान प्रमुख विजय छाबड़ा, मानव संसाधन प्रमुख राजेश जैन के मार्गदर्शन और CSR प्रमुख विपिन सक्सेना के निर्देशन में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर गोवर्धन मकवान और मानव संसाधन प्रमुख राजेश जैन, CSR विभाग प्रमुख विपिन सक्सेना, फैकल्टी दीपक चुएल और संजय वर्मा, गुलशन मकाश्रे और साथ ही CSR टीम के सदस्य सुशांता दास और सुखलाल वास्केल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया है। सोनकक्ष में भारतीय किसान संघ की मालवा इकाई ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएम के नाम पर तहसीलदार संजय गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। संघ के तहसील अध्यक्ष कालू सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों द्वारा जिला सहकारी बैंक से लिया गया ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर 15 मई किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी फसल तुलाई नहीं की है और जिन किसानों ने तुलाई की है उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा खरीफ फसल सोयाबीन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसे किसान ऋण नहीं चुका सकते हैं। संघ ने यह भी मांग की है कि सोयाबीन फसल के नुकसान की बीमा राशि तुरंत किसानों के खातों में डाली जाए। इसके साथ ही किसानों ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध को देखते हुए उन्हें नरवाई नष्ट करने के उपकरण मुहैया कराने की मांग की है। खेतों में झुलसते हुए बिजली के तारों के कारण फसल जलने से किसानों को कई नुकसान भी हुए हैं, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने विभागीय कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर संघ ने जिला सह मंत्री चंपालाल मुकाती, तहसील संरक्षक देवकरण सिंह अगेरा, तहसील मंत्री विजय सिंह यशोना, उपाध्यक्ष राजाराम पाटीदार,
पूर्व अध्यक्ष कैलाश भार्गव और अन्य पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे हैं। सिंगरौली जिले में बंधा कोल ब्लॉक नॉर्थ के लिए भूमि आवंटन को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के आदेश पर जेपी कंपनी के लिए गांवों जैसे कुंदा, मंझौली, पचौर, बंधा और तेंदुआ की भूमि पर आवंटन किया गया है, जबकि ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। पंचायत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना उनकी सहमति से ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे गांव वालों को निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन ने जबरदस्ती वीडियोग्राफी की। पुलिस बल के साथ गांव में आकर ड्रोन कैमरे से फोटो और वीडियो लिए गए। इस पर ग्राम वालों और पंचायत ने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर कंपनी के दलाल हैं और गांवों के विकास की बजाय सिर्फ कंपनी के हित में काम कर रहे हैं। ग्राम वालों ने यह भी कहा कि जेपी कंपनी के आसपास के विस्थापित परिवार पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर इस कंपनी को पचौर में खोला गया तो उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन और जेपी कंपनी का इस विरोध को कैसे संभालते हैं। आपको बताते चले कि सिंगरौली में भूमि आवंटन विवाद लगातार बरकरार है। ग्रामीणों का कलेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पर जेपी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पंचायत के वीडियोग्राफी पर आपत्ति भी जताई है। दरअसल तेंदुए की भूमि का आवंटन किया गया और जब ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो पंचायत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना उनकी सहमति के ड्रोन कैमरे की वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे गांव की निजता का उल्लंघन हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन ने जबरदस्ती वीडियोग्राफी की और पुलिस बल के साथ गांव में आकर ड्रोन कैमरे से फोटो और वीडियो लिए गए हैं। की बैनर धारा लगाए और मनमानी तरीके से ड्रोन सर्वे करा रही है कंपनी। कोई न धारा है न कुछ किसी प्रकार का कोई आदेश है, बिना कोई अनुबंध लिखा है, न कोई अनुबंध लिखा है, न कोई यहाँ मीटिंग हुई, न कोई क्या कहते हैं ग्राम पंचायत का बैठक हुआ, जेपी प्रबंधन न कोई आकर यहाँ कोई बताया कि हमारी कंपनी फंसी है। अचानक रजिस्ट्री बंद कर दी गई और इसके बाद जो है ना पुलिस फोर्स लेकर के हजारों मतलब बलपूर्वक 100-150 की संख्या में लेकर के यहाँ क्या कहते हैं बंदूक के नोक पर लूटा जा रहा है। कौन सी सर्वे कराया जा रहा है? जय प्रकाश पावर वेंचर कंपनी है। आप नहीं देंगे अपनी जमीन, जमीन नहीं देंगे, यहाँ आएंगे बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या देना है यहाँ। माननीय एसडीएम साहब और पुलिस बल के साथ आए हुए हैं और हम लोग सब देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरा चला के सर्वे कर रहे हैं और ये हमको आज तक कोई न तो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सूचना दी गई, न एसडीएम साहब के द्वारा आकस्मिक आके न तो कोई धारा का हम लोगों को प्रकाशन किया गया, न कोई जन सुनवाई हुई, न कोई ग्राम सभा हुआ। अचानक में आके ये सब करने लगे, ड्रोन कैमरा चलाने लगे। हम लोग इसका विरोध करते हैं जन समूह के साथ। ये तानाशाही रवैया है कंपनी का। और दूसरी चीज जो यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाहरी, तो सब पचौर गांव के ही निवासी हैं, कहीं दूसरे जगह के नहीं है। सब विस्थापन का दंश झेल रहे हैं अन्य गांवों में भी। और ठीक उसी तरह से आज पचौर गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को, जब आपको ड्रोन चलाना ही था तो क्या आपने ग्राम सभा लगाया? ग्राम सभा में आपने एक भी प्रस्ताव दिया? नहीं दिया। और आपको एक प्रस्ताव दे करके मेरा आप सबके माध्यम से कहना है कलेक्टर साहब, जो जिले में कलेक्टर साहब बैठे हैं, आप एक नोटिस हमें आज दीजिए। जो आप ड्रोन चलवा रहे हैं, क्या मेरी आबरू की जिम्मेदारी प्रशासन लेगी? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे यहाँ, आदिवासी अंचल भी है। ऐसा नहीं है कि सब सक्षम लोग हैं गांव के, कुछ आदिवासी हैं, कुछ ओबीसी हैं, जिनके पास शौच क्रिया के लिए और स्नान करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वो बाहर शौच क्रिया भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। हो सकता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा परिवार बाहर स्नान कर रहा हो और वो जब कपड़ा चेंज कर रहा हो
आप ड्रोन चला रहे हैं और उस पर आबरू जो है आप उस कैमरे में कैद हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ये प्रश्न जो है ना निरर्थक है कि हम आए हैं, हमारे साथ फोर्स क्यों आई है? नहीं, निरर्थक नहीं, सार्थक है। पुलिस फोर्स तो लेके आप बताइए ना, बिना एक लाइन में कलेक्टर के आदेश का पालन, कलेक्टर के आदेश का पालन कराने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी अब जिला गोवर्धन विकास अधिकारी अभी की कार्रवाई गोवर्धन अधिकारी की हैसियत से हम नहीं कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब का जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। अभी इनकी मांग ये है कि इनकी सुनवाई की जाए तो इसकी सुनवाई की जाएगी। प्रक्रिया जिस क्रम में बढ़ेगी उसी क्रम में कार्रवाई होगी। आज की स्थिति में कोई विस्थापन वाली बात की सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई होगी। सिंगरौली जिले में पुलिस ने चोरी और गुम हुए 300 से भी अधिक मोबाइल फोन को बरामद किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की आईटी और साइबर सेल की टीम लगातार लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन वापस लौटाने में जुटी हुई है। पुलिस की टीम ने कई जगहों से 309 मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनमें से कुछ मोबाइल दूसरे राज्यों से भी शामिल हैं। इन फोनों की कुल कीमत अगर बात की जाए तो 58 लाख रुपए आकी गई है। एसपी प्रदीप शर्मा ने भी एक कार्यक्रम में 85 से भी अधिक फोन मालिकों को उनके गुम या फिर चोरी हुए मोबाइल वापस लौटाए हैं। फोन पाकर फोन मालिकों के चेहरे और खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी और इस दौरान एसपी ने पुलिस की टीम की मेहनत और सफलता की सराहना की और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला उज्जैन से सामने आया, जहां पर सिंगरौली पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। पुलिस ने 300 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और साथ ही एसपी ने मालिकों को वापस भी फोन लौटाए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुम हुए मोबाइलों को पुलिस ने जब्त किया और इसके बाद में जिनके फोन थे उनको वापस किए गए और इस दौरान लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिली। अपने खोए हुए फोनों को वापस पाते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आए। दरअसल पुलिस ने 300 मोबाइल फोनों को बरामद किया है और एसपी ने मालिकों को वापस फोन को लौटाया है। पूरा मामला सिंगरौली से देखने को मिला, जहां पर पुलिस की यह सराहनीय पहल देखने को मिली है। 309 लोगों को इस साल में हम लोगों ने जो मोबाइल रिकवर किए हैं 58 लाख रुपए के, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस बार हमने प्रयास किया कि न केवल ऐसे मोबाइल जो हमारे उज्जैन के रहने वाले लोगों के जो दूसरे प्रदेशों में भी खोए हैं उनको भी हम लोगों ने रिकवर किया है और दूसरे प्रदेश के लोग जिनके मोबाइल यहाँ पर खोए थे तो उन लोगों को भी रिकवर करके उनको बाय पोस्ट के माध्यम से वो सभी मोबाइल रिटर्न किए गए। ऐसे 309 मोबाइल में से आज 86 आवेदक हमारे पास उपस्थित थे, उन सभी को ये मोबाइल दिए गए। बाकी जो 200 मोबाइल हैं उनको डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। इस साल हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हम पिछले साल करीब 450 मोबाइल हम लोग रिकवर कर पाए थे। इस बार हम 1000 लोगों को मोबाइल रिकवर करके उनको खुशी बांटने का प्रयास करेंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, इसलिए उनको 30,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारा प्रयास है हर 3 महीने में हम इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करते रहें। इसमें समय समय पर अलग अलग जगह से कई मोबाइल ऐसे हैं जो लोगों ने कहीं छोड़ दिए, कहीं गुम हो गए और उसके माध्यम से वो मिसप्लेस हो गए। कई मोबाइल चोरों के द्वारा चोरी किए गए, तो उसमें समय समय पर चोरों को गिरफ्तार किया गया। अभी पिछले कुछ दिन पहले करीब 15 चोर ऐसे गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास से कुछ मोबाइल बरामद किए गए थे। ये लगातार सतत प्रक्रिया। रविवार को स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में प्रेस क्लब सोन कक्ष की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव कैलाश जोशी ने क्लब की वार्षिक गतिविधियों, आय व्यय और अन्य जानकारी भी दी है। नियमानुसार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन सर्वानुमति से किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ पत्रकार भारत कुमार लुनिया को अध्यक्ष और सचिव पद पर निशांत तिवारी को चुना गया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर कैलाश जोशी, कोषाध्यक्ष पद पर राजेश बिजोनिया और संयुक्त सचिव पद पर गगन त्रिवेदी को चुना गया है। नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों का पुष्प आहार पहनाकर और साथ ही मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकार सलीम लोधी, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, मनीष सोनी, जगदीश जोशी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारी को पत्रकार पूर्व अध्यक्ष अंकित जाजू और विजय नागर सहित अन्य को भी बधाई दी गई। नवागत अध्यक्ष लुनिया ने क्लब की निरंतर गतिविधि संचालित करने, संगठित रखने, एकजुट होकर कार्य करने की बात कही है।
तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।